नमस्कार विद्यार्थियों, जब हम बात करते हैं रिसर्च की तब हम बात करते हैं सैंपल्स की। जब हम बात करते हैं किसी रिसर्च की सफलता होने की तो हम अवश्य बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल की। यानी कहने का हमारा तात्पर्य यहाँ पर यह है, किसी रिसर्च की सफलता, किसी रिसर्च में विद्वता, समय में, धन में और ऊर्जा में कैसी होगी, क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि सैंपल का जो है वह चुनाव किस तरीके से किया गया है। यदि उचित तरीके से सैंपल का चुनाव किया जाता है, उचित तरीके से प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है रिसर्च हेतु, तब निश्चित तौर पे जो रिसर्च है वह भी सक्सेसफुल रहेगी। जो नियम आप बनाना चाहते हैं किसी रिसर्च के थ्रू वह भी सक्सेसफुल रहेगी। या आप किसी भविष्य में बताना चाहते हैं कि इस तरीके का कोई परिकल्पना बताना चाहते हैं कि इस तरीके का हो सकता है, या हम कोई पास्ट हिस्ट्री फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये सभी डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिलेक्शन ऑफ सैंपल के ऊपर, प्रतिदर्श के चुनाव। तो प्रतिदर्श का जो चुनाव करा जाता है रिसर्च के हेतु, उसको करने में आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, उन बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। जो भी रिसर्च का लिए उद्देश्य लिया जा रहा है वह बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि रिसर्च जो है वह पूरी तरीके से स्पष्ट है, उसको जो अनुसंधान करता है उसके मस्तिष्क में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे करना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है। यदि अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में यह स्पष्ट है कि उसे करना क्या है, तब क्या होगा, तब आपके चुनाव अच्छा होगा। किसका चुनाव अच्छा होगा? प्रतिदर्श का चुनाव अच्छा होगा। प्रतिदर्श का चुनाव अच्छा होने के लिए उद्देश्य का स्पष्टीकरण होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनसंख्या का निश्चय। अनुसंधानकर्ता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह डिसाइड कर ले कि उसे कितनी जनसंख्या में से कितना सैंपल का सिलेक्शन करना है। ठीक है, कितना एरिया लेना है, कौन सा एरिया लेना है, कहाँ का क्षेत्र लेना है, किस भौगोलिक वातावरण में करना है, उसमें से कौन से वर्ग का लेना है, किस कैटेगरी का लेना है, यह सब निश्चित करना किसका? अनुसंधानकर्ता का कार्य होता है। यदि अनुसंधानकर्ता जनसंख्या को निश्चित कर लेता है तब उसमें से चुनाव करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है चुनाव। प्रतिदर्श का जब चुनाव करते हैं तब हम बात ये ध्यान रखेंगे कि प्रतिचयन प्रविधि का चयन होना चाहिए। कौन सी आप मेथड यूज कर रहे हैं? ठीक है, आप सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए कौन सी विधि होती है, हमने हमारे दूसरे वीडियोस में हमने आपको दिखा रखा है। सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ सैंपल्स में कौन कौन से सैंपल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, उसमें भी हमने विभिन्न कैटेगरी कर रखी है। रैंडम सैंपलिंग है, स्टैरिफाइड सैंपलिंग है, किस तरह की सैंपलिंग है, उस तरह की सैंपल की विधि का ज्ञान होना चाहिए। जब उस विधि का ज्ञान होगा तो उसे मालूम होना चाहिए कि मुझे इस विधि से सेलेक्ट करना, मुझे रैंडम सैंपलिंग करनी है, रैंडम सैंपलिंग करनी है, या जो सिलेक्शन करना है उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करनी है। किस तरह की सैंपलिंग करनी है उस सबसे पहले किसका चयन किया जाता है? उस मेथड का चयन किया जाता है। ठीक है, कि किस मेथड से मुझे सैंपलिंग लेनी है। किसी भी मेथड से आप नहीं ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए। पहले हम उस मेथड को, फर्स्ट स्टेप में हम उस मेथड को सिलेक्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी करनी है। नॉन प्रोबेबिलिटी में भी कितने पॉइंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी में इतनी विधियां हैं। आपको अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान का उद्देश्य, ठीक है, और अनुसंधान का उपकरण जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से उसकी विधि का चयन करना चाहिए, और उन विधियों को ध्यान में रखते हुए ही क्या करना चाहिए, सैंपल का सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिचयन के आकार का निर्धारण। जब उद्देश्य बना लेते हैं हम किसी भी रिसर्च का, तो हम सबसे पहले हम प्रतिचयन जो होता है उसका आकार का निर्धारित करते हैं कि हमें कितना आकार चाहिए। क्या हम 1000 की संख्या ले सकते हैं, क्या हम 100 की संख्या ले सकते हैं? जन समूह है हमारे पास में, है ना। यदि आप किसी सपोज करें आप किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या किसी सिटी के बारे में बात करें, तो हमें उस सिटी में से
चयन करना है हमारी रिसर्च के लिए केवल कितने व्यक्ति, ये डिपेंड करेगा कि आपका उद्देश्य का स्पष्ट होना चाहिए। मुझे ये उद्देश्य है, जब उद्देश्य का स्पष्टीकरण होगा तब हम नंबर ऑफ सैंपल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिचयन का आकार बना सकते हैं कि मुझे इतने से रिसर्चर को इतने ही सैंपल का चयन करना है। प्रतिचयन का आकार का निर्धारण उद्देश्य के निर्धारण के साथ में ही हो जाता है। जिस तरह उद्देश्य का निर्धारण होता है उसी तरह प्रतिदर्श का चयन का भी निर्धारण हो जाता है। उसके आकार के हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन का वह किया जाता है। किस तरह किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो प्रतिचयन का आकार का निर्धारण यह बताएगा कि प्रतिचयन किस तरीके से होगा या सैंपल को सेलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की संरचनात्मक इकाइयों की सूची तैयार करना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के में, है ना। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम जो रिसर्चर होता है वह अपनी इच्छा अनुसार नहीं सिलेक्ट करता है सैंपल्स को। वह एक जनसमूह लिया, उसने जनसमूह में उसने विभिन्न संरचनात्मक इकाई बनाई। मेरे उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल यही कैटेगरीज जो इकाइयां बनाई है वही इकाइयां काम आ सकती है। तो पूरी जनसंख्या है, इसका हम एक इस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे। मुझे बनाना है कि 12th पास के बाद में बच्चे को क्या क्या सब्जेक्ट के ऑप्शन होते हैं, है ना, क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं, करियर में क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी। जनरली हम बोलेंगे 12th के बाद आप क्या बन सकते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, यही हम बन सकते हैं, या हम आर्ट्स ले लेंगे, या क्या और भी है। क्या बच्चों को ये पता है कि आप इसके बाद में लॉ कर सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में ये बात है ही नहीं, या है। ठीक है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, 12th तक के बच्चों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन से 12th तक के बच्चों को, 11th और 12th तक के। तो मेरी संरचनात्मक इकाई क्या है, 11th और 12th के बच्चे। अब मुझे केवल शहर के उस पर सेलेक्ट करना है, तो मैंने केवल गांव के जो कैटेगरी थी वो हटा दी, केवल शहर के लिए। शहर में भी मुझे केवल प्राइवेट स्कूल्स में करना है। प्राइवेट स्कूल में भी फिर भी मैंने निर्धारित कर दिया कि मुझे केवल किस में करना है, कॉन्वेंट स्कूल्स में ही करना है। तो संरचनात्मक इकाइयों का निर्धारित किया। शहर में, मेरे शहर में 3, 4, 5 इतने कॉन्वेंट स्कूल है जिनके इतने बच्चे स्कूल में हैं 11th और 12th में। अब इनका क्या हो गया, इनमें मैंने क्या किया, इकाइयों को निर्धारित कर दिया। कैसी इकाई, कौन सी इकाई करी, केवल कॉन्वेंट स्कूल की इकाई निर्धारित करी। मेरा उद्देश्य था कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों में अपने करियर के बारे में कितना उनको नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, उसकी संरचनात्मक इकाइयों को तैयार करना। तो सबसे पहले यदि आप किसी का प्रतिदर्श का चुनाव करना चाहते हैं तो चुनाव करने से पूर्व, सैंपल सिलेक्शन से पूर्व जो जनसंख्या की संरचनात्मक इकाइयां होती हैं जिससे कि आप सैंपल्स का चुनाव कर सकते हैं, उनको निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बिना आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान का स्वरूप। किस तरीके का अनुसंधान है ना। क्या आप केस स्टडी ले रहे हैं, क्या आप हिस्टोरिकल स्टडी ले रहे हैं, या आप फील्ड स्टडी ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ले रहे हैं, किस तरह के आपके अनुसंधान है। जिस तरह का अनुसंधान होगा उसके हिसाब से सैंपल का सिलेक्शन होगा। सर्वे मेथड लिया जा रहा है, नो डाउट नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, केस स्टडी में नंबर ऑफ जो सैंपल्स होते हैं वह ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी कि अनुसंधान का जो स्वरूप होता है वह डिसाइड करता है कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसंधान का उद्देश्य। अनुसंधान के कितने उद्देश्य, एक उद्देश्य, 2 उद्देश्य। क्या एक उद्देश्य दूसरे उद्देश्य से रिलेटेड है, प्री और पोस्ट फैक्टर हमने ढूंढना है। ठीक है, यानी हमें यह पता करना है कि हमने हीमोग्लोबिन की जब गोलियां देने से पहले और आयरन की गोलियां देने के बाद कितना हीमोग्लोबिन लेवल था, प्री और पोस्ट स्टडी हो गई, है ना। किसी व्यक्ति को हमने 6 माह तक हीमोग्लोबिन की गोलियां दी हैं, आयरन की गोलियां दी हैं, तो हीमोग्लोबिन लेवल पहले कैसा था, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में कैसा, इसके बारे में हमें अनुसंधान करनी है। तो हमें अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, पहले क्या था बाद में क्या था।
है ना। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? हमारा अनुसंधान का उद्देश्य क्या? गोलियां परफेक्ट हुए अथवा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। यदि हमारे अनुसंधान का कोई उद्देश्य ही नहीं है, ठीक है, यदि हमारे अनुसंधान का कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आप किस तरीके से अनुसंधान को सैंपल को सिलेक्ट करेंगे? कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम हमें जिस तरीके का अनुसंधान है उस तरीके से हमें जो सैंपल का जो सिलेक्शन है वह सेलेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें अनुसंधान का उद्देश्य में आप ये भी ध्यान रखें, आपका स्टडी किस तरीके की है? आप केवल एक व्यक्ति पे करना चाह रहे हैं या आप पूरी सोसाइटी पे करना चाह रहे हैं, पूरी जनसमूह पे करना चाह रहे हैं? आप एक किसी संस्था पे कर रहे हैं या बहुत सारे संस्था पे सुपरफिशियल स्टडी करना चाहते हैं? तो ये कब डिसाइड होगा? उद्देश्य में डिसाइड होगा। जब उद्देश्य डिसाइड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है किसका? सैंपल का सिलेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साधनों की सुलभता। कितने साधन आपके पास अवेलेबल हैं? यदि आपके पास साधन अच्छे अवेलेबल हैं और आपको उनको उपयोग करना आता है, अर्गोनॉमिकली आप उसके लिए फिट हैं, तब आप सैंपल्स का चुनाव उसके हिसाब से करेंगे। यदि आपके पास साधन उपलब्ध नहीं है तो आप सैंपल का चुनाव उसके हिसाब से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात बताते हैं, हमने डिसाइड करा उद्देश्य में कि हम गांव और शहर दोनों का स्टडी करेंगे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। पानी कितना अवेलेबल आता है, पानी को कितना अच्छी तरीके से सहेज के रखते हैं गांव में और शहर में, इसके ऊपर हमने स्टडी करी। अब बच्चों क्या हुआ, स्टडी तो हमने कर ली पर हमारे पास उस गांव में जाने के साधन ही नहीं है। हालांकि आजकल ऐसा होता नहीं है, सड़क नहीं, पर हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे पास गांव में जाने के लिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल साधन ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो उद्देश्य उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम गांव के और शहर के सैंपल्स ले ही नहीं सकते। जैसे साधन आपके पास अवेलेबल हैं उन साधनों के हिसाब से आपको क्या करना होता है? सैंपल्स का सिलेक्शन करना पड़ता है। परीक्षणों और उपकरणों की उपलब्धता। जनरली सोशल साइंस की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि सर्वे मेथड्स की, परंतु कई ऐसी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की होती है ना। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आपको लैब चाहिए होती है, लैब में विभिन्न तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है। अब आपके पास लैब में उपकरण ही नहीं है, आप किसी का परीक्षण ही नहीं कर पाते हैं, तो आपका सैंपल का क्या यूज रहा? हमने सिंपल सी बात देखना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जनसमूह में कैल्शियम की मात्रा कितनी है, ठीक है। अब कैल्शियम की मात्रा कितनी है, इसके लिए तो हमें निश्चित तौर पे एक लेबोरेटरी चाहिएगी जिसमें हम जनसमूह को बुला के और आप अपने परीक्षण कर सकते हैं। आपके पास उपकरण अवेलेबल होने चाहिए जिस हिसाब से आप, और उपकरण क्या आप सैंपल्स को वहां पे लाएंगे या आप उपकरणों को सैंपल के पास लेके जाएंगे? दो अलग अलग चीजें ही है ना। तो जिस हिसाब से आपके पास उपकरण है, जिस आपके पास आपके परीक्षण अवेलेबल है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं? सैंपल्स का सिलेक्शन करते हैं। इकाइयों का भौतिक वितरण, भौगोलिक वितरण कर लेते हैं हम। भौगोलिक से मेरा आप लोगों को तात्पर्य अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो जब हम इकाइयां बोलते हैं यानी हम जनसमूह बोलते हैं, हम क्लस्टर बोलते हैं कि हमने पूरे जनसमूह को विभिन्न इकाइयों में बांट दिया है और उन इकाइयों का भौगोलिक वितरण कर दिया है। अब जिस हिसाब से हम इकाइयों का भौगोलिक वितरण करते हैं उसके हिसाब से हमें सैंपल का सिलेक्शन करना होता है। बच्चों, सैंपल सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ रिसर्च। चाहे आप कोई सी भी रिसर्च लें, सैंपल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि किसी संस्था में कोई संस्था बहुत सक्सेसफुल है तो क्यों सक्सेसफुल है, ठीक है। अब आप उसको बताना चाहते हैं कि वह क्यों सक्सेसफुल है, तो आप एक ही संस्था के बारे में स्टडी करेंगे, गहनता से स्टडी करेंगे। तो हमने क्या किया? सैंपल लिया एक संस्था जिससे, जो हमारे घर के पास में है, जो इजीली अवेलेबल है, जो डेटा आसानी से दे सकते हैं, जिनसे हम कन्वीनियंटली बात कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, हमें चुनाव की विधि होती है। हम ये निश्चित कर लेते हैं क्योंकि यह
संपूर्ण जनसमूह में एक पर्टिकुलर संस्था पूरे हमारे एरिया में भौगोलिक वितरण के हिसाब से हमारे पर्टिकुलर एरिया में यही संस्था है जो कि सक्सेसफुल है, अतः हमने इसका चुनाव किया है। ठीक है, चुनाव किया है से क्या मतलब है हमारा, मतलब कि हमने सैंपल इकट्ठा किया है। ठीक है, तो चुनाव जो होता है किसका, आपके सैंपल्स का चुनाव होता है, यह चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छी तरीके से सैंपल्स का चुनाव किया जाता है उसी के हिसाब से क्या होता है, आपके जो रिसर्च होती है वह रिसर्च सक्सेसफुल होती है। वही रिसर्च को नियम बना सकती है, वही रिसर्च जो होती है उसकी वैधता उच्च क्वालिटी की होती है।